हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो आगे फिर हम देखते हैं कि डेरियस के लापता होने के 4 महीने बाद अस्मारा सबको साथ में बुलाती है और कहती है कि अब वो ये लोग मान सकते हैं कि डेरियस मर चुका है। शायद वो लिब्रिंथ में फंस गया या किसी ने उसे मार दिया। वेनेसा सोचती है अगर उसे किसी ने मारा भी होगा तो वो सिर्फ गेलेंड और थियोडोरे जैसे लोग ही हो सकते हैं। थियोडोरे तो वहाँ खुद मौजूद था और कहता है कि अगर उसने डेरियस को मारा होता ना तो उसके लिए तो वो एक ऑनर होता। एमेरल्ड सबसे डायरेक्टली पूछती है क्या किसी का डेरियस की मौत से कुछ लेना देना है, लेकिन सब चुप रहते हैं। वेनेसा को डाउट होता है क्या कोई स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एमेरल्ड कहती है अगर ऐसा है तो उस स्टूडेंट को बहुत रिग्रेट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर के रूम में रात में पेटे को अचानक गर्मी महसूस होती है और वो जाग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी बदल गई है? अब उसके पास एक औरत का शरीर है। उसकी चीख सुनकर ओलिवर उठ जाता है, लेकिन पेटे उसे दूर रहने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डे पेटे बहुत ही ऑकवर्ड बिहेव करता है और सबसे दूर रहता है। मिशेला स्टेसी को देखती है और उससे हेलो बोलती है, लेकिन स्टेसी बिना कुछ बोले ही चली जाती है। मिशेला बताती है कि स्टेसी उसकी रिलेटिव है और उसकी अटेंडेंट का नाम फाये है, लेकिन स्कूल स्टार्ट होने के बाद से ही वो दोनों मिशेला से दूर दूर रहते हैं। खैर फिर उनके टीचर डस्टिन हायस आते हैं और बताते हैं कि आज वो सबको ब्रूम राइडिंग सिखाएंगे। सबको वो ब्रूम हाउस ले जाते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि देखो ब्रूम से ना जिंदा होते हैं और हर ब्रूम एक स्पेसिफिक टाइप के राइडर को पसंद करता है। अगर ब्रूम को पसंद नहीं आया तो वो किसी को भी राइड नहीं करने देगा। सबको अपना अपना ब्रूम ढूंढने के लिए कहा जाता है। ओलिवर ऑलरेडी अपना ब्रूम लाया होता है। नानाओ के आसपास कई सारे ब्रूम्स घूमने लगते हैं जैसे उन्हें नानाओ काफी पसंद हो, लेकिन नानाओ की नजर उसकी नजर तो कोने में पड़े एक अकेले ब्रूम पर पड़ती है। डस्टिन उसे वार्न करता है कि वो ब्रूम तो बहुत ही गुस्से वाला है, अगर नाना केयरलेस रही तो वो उसे चोट भी पहुंचा सकता है। नाना उस ब्रूम के पास जाती है और फील करती है कि वो उसके रॉयल हॉर्स की तरह है जो कि सिर्फ अपने रियल राइडर को ही राइड करने देता है, और तभी ब्रूम शांत हो जाता है। नाना ब्रूम से कहती है कि वो उसे जबरदस्ती राइड नहीं करेगी, लेकिन वो चाहती है कि ब्रूम जाने कि वो उसे पसंद है। ब्रूम उसे एक्सेप्ट कर लेता है और नाना उस पर आराम से राइड करती है। डस्टिन यह देखकर एकदम चौकमे में चला जाता है क्योंकि वो कभी उस ब्रूम को टेम नहीं कर पाया था। तभी ओलिवर भी उस ब्रूम को देखकर समझ जाता है कि ये वही ब्रूम है जो कभी उसकी माँ यूज करती थी, लेकिन उसे फिलहाल खुशी भी है कि इस बार भी उस ब्रूम ने एक जिम्मेदार औरत को ही अपने राइडर के रूप में चुना है। बाकी सबको भी अपना अपना ब्रूम मिल जाता है एक्सेप्ट पेटे और गाय। नेक्स्ट क्लास एल्केमी की होती है, लेकिन इस बार एक अलग टीचर के साथ। यहाँ पर केटी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या डेरियस ठीक है? मिशेला बताती है सुना है डेरियस भी लिब्रिंथ में लापता हो गया है। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन र्यूमर है कि ये किसी और मैजिशियन के साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट था। तभी थियोडोरे आता है और मिशेला उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि उसके डैड इतने दिनों से कहाँ पर थे। नाना उसे माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि उसने मिशेला को एकेडमी भेजा और खुद गायब हो गया। थियोडोरे माफी मांगता है और कहता है कि उसने अज्यूम किया था कि नानाओ मिशेला का ध्यान रख लेगी। फिर वो रिवील करता है कि वो अब टेम्पररी एल्केमी का टीचर बन गया है। एल्केमी क्लास में वो सबसे पूछता है कि क्या किसी ने जर्नी टू द ईस्ट पढ़ी है। स्टेसी कहती है हाँ उसने वॉल्यूम 12 तक पढ़ी है। पेटे बताता है उसने तो पूरी सीरीज पढ़ी है और वॉल्यूम 25 के सेकेंड एडिशन के एक पार्ट पे क्वेश्चन भी पूछता है। थियोडोरे शॉक होता है और पूछता है क्या पेटे ने सारी वॉल्यूम्स 3 बार पढ़ी है। पेटे कंफर्म करता है कि हाँ 3 बार पढ़ी है। थियोडोरे यह सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है। एनरिको और फार गेरी की मैजिकल इंजीनियरिंग क्लास स्टार्ट होती है। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो मैजिकल टूल्स और आर्किटेक्चर के बारे में सीखेंगे, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं और कैसे उनका एनालिसिस किया जा सकता है। वो 4 बॉक्सेस निकालते हैं और वार्न करते हैं कि ये सब बॉक्सेस 60 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे और अगर स्टूडेंट्स ने इन्हें टाइम पर डिसेबल नहीं किया तो ये फट भी सकते हैं। वो अब स्टूडेंट को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और काम शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है
कोई भी ग्रुप उन बॉक्सेस को कम्प्लीटली डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है। और जब सिर्फ 10 सेकेंड्स बचते हैं, ओलिवर सबको चिल्लाता है, सब पीछे हट जाओ। सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पेटे अचानक से पेन महसूस करता है और वहाँ से हिल नहीं पाता है। बॉक्स खुलते हैं और उनमें से सांप निकल जाते हैं। ओलिवर बिना सोचे समझे उसके सामने आ जाता है और पेटे को बचाने के लिए खुद को स्नेक से काटने देता है। गाय कहता है, अगर मुझे पता होता है कि अंदर स्नेक्स है तो इतना नहीं डरता। वो अपने ऊपर पानी डालकर और फिर टोनेस्ट रस का यूज करके स्नेक्स को मार देता है। ये देखकर एनरिको सबको शाबाशी देता है और उन्हें लॉलीपॉप्स देता है जो एंटीडोट की तरह काम करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ओलिवर पेटे से कहता है कि वो उससे प्राइवेट में बात करना चाहता है। दोनों एक क्वाइट जगह पर जाकर बात करते हैं। ओलिवर उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें छुआ था तब मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी बॉडी में कुछ बदलाव आ गया है। पेटे बताता है कि उसे एक अजीब सपना आया था और जब वो उठा तो उसका जेंडर बदल चुका था। ओलिवर बताता है कि ये तो बहुत ही रेयर केस है, वो रिवर्स है, एक ऐसा इंसान जो टाइम टू टाइम जेंडर को स्विच कर सकता है। ये एक गिफ्ट है। वो पेटे से कहता है कि एक बार लाइटनिंग मैजिक ट्राई करे जो उसके लिए हमेशा टफ था। पेटे टोनेट का यूज करता है और जब वो लाइटनिंग समन करता है तो उसकी ताकत से वो खुद शॉक हो जाता है। ओलिवर एक्सप्लेन करता है कि मेल और फीमेल बॉडीज अलग अलग एलिमेंटल स्ट्रेंथ में एक्सपर्ट होती हैं और अब तो उसमें दोनों की पोटेंशियल है। तभी ओलिवर को किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। कार्लोस वहाँ पर होता है। वो माफी मांगती है और कहती है कि उसका इरादा उनकी बात सुनने का नहीं था। वो कहती है कि पेटे में कुछ स्पेशल है। उसके बाद वो उसे इनवाइट करती है एक स्पेशल प्लेस पर आने के लिए, जहाँ पर वो और कुछ और लोग मिलते हैं जो मैजिकल वर्ल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते हैं। शाम को ओलिवर और पेटे उस गैदरिंग में जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एल्विन से होती है, जो रेगुलरली भूल भुलैया के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, खास करके कोलोसम और वीरा वाली घटनाओं पर। इवेंट एक छोटी सी एक्सक्लूसिव मैजिकल गैदरिंग होती है, जहाँ पर सब गिफ्टेड लोग शामिल होते हैं। ओलिवर का कजिन वायलिन बजाता है और कार्लोस एक सोलफुल गाना गाती है। ओलिवर पेटे से कहता है कि उसकी आवाज में कुछ अलग है। ये कोई जादू नहीं, लेकिन एक असली और प्योर इमोशन है। पेटे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज और एंग्शियस फील कर रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो धीरे धीरे अपने नए बॉडी को एक्सेप्ट कर रहा है। ओलिवर उससे कहता है कि स्कूल में उसके लिए एक पर्सनल रूम अरेंज हो सकता है, लेकिन पेटा कहता है कि मुझे अभी अकेले नहीं रहना, मैं फिलहाल तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सब होने के बाद अगले दिन एक बार फिर से उनकी क्लास स्टार्ट होती है। मिशेला नानाओं को अलग अलग तरह के झाड़ू वाले गेम्स के बारे में बता रही होती है। फिर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तुलियो रोसी उनके पास आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बताता है कि वो उन सबको पहले से ही जानता है। जाने से पहले वो पेटे से कहता है कि उसे यकीन है कि वो फिर मिलेंगे। बाद में स्वॉर्ड फाइटिंग के प्रैक्टिस के दौरान पेटे को तुलियो के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया जाता है। पेटे तेज अटैक करता है, लेकिन तुलियो पीछे हट जाता है, जिससे पेटे नीचे गिर जाता है और तुलियो उसे वहाँ पर आसानी से हरा देता है। टीचर पेटे को कहते हैं कि वो जल्दबाजी ना करे और डिस्टेंस मेंटेन करे। इसके बाद तुलियो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके दोस्तों ने हमेशा उसकी रक्षा की है और इसी तरह वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। पेटे अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हेल्प मांगता है, जिस पर फिर ओलिवर और मिशेला ये डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें पेटे को 3 बेसिक स्टाइल्स में से किस स्टाइल में ट्रेन करना चाहिए। और इसी बात पर दोनों के बीच में बहस होने वाली होती है, लेकिन तभी बाकी सब सजेस्ट करते हैं कि मिशेला उसे अटैक सिखाए और ओलिवर डिफेंस, जिस पर दोनों ही मान जाते हैं। ओलिवर पेटे को मिड रेंज से अटैक करने के लिए बोलता है। पेटे मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर उसे पहले ही अपनी तलवार से हरा देता है। ओलिवर समझाता है कि अगर वो स्वॉर्ड फाइट में स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो बिना मैजिक के भी मिड रेंज में जीत सकता है। अगर किसी फाइट में डिस्टेंस का गलत अंदाजा लगाया जाए तो वो फेटल हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस का सेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। तुलियो यहाँ पर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। लंच के टाइम में तुलियो पेटे से कहता है कि वो उसे ओलिवर से भी ज्यादा फास्ट सिखा सकता है। ओलिवर को हैरानी होती है कि तुलियो क्या कर रहा है। तुलियो कहता है कि वो देखना चाहता है कि फर्स्ट ईयर में सबसे स्ट्रॉन्ग है कौन। फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्ग नानाओ है, लेकिन वो देखना चाहता है कि अगर एक मैच हो
तो क्या बाकी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे? फिर स्टेसी खड़ी हो जाती है और फाइट करने की इच्छा दिखाती है। फे हैरान होती है क्योंकि जब गरुड़ा आया था तो स्टेसी तो काफी डर गई थी। खैर फिर वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर नाना और मिशेला भी ज्वाइन कर लेते हैं। तूलियो ओलिवर से पूछता है और वो भी रेडी हो जाता है। तूलियो यहाँ पर रूल्स एक्सप्लेन करता है कि हर पार्टिसिपेंट के पास एक मेडल होगा। जब कोई हारता है तो वो अपना मेडल अपोनेंट को दे देता है और इसी तरह फिर किसी के पास मेडल नहीं बचे तो वो एलिमिनेट हो जाता है और जिसके पास सबसे ज्यादा मेडल होंगे वही विनर होगा। एक हफ्ते बाद टॉप 4 मेडल होल्डर्स फाइनल में लड़ेंगे। किसी को भी कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। तभी एवलिन ओडेटे नानाओ को चैलेंज देती है। फाइट से पहले एवलिन डिस्टेंस बना के रखती है क्योंकि उसे पता है कि नानाओ मैजिक में अच्छी नहीं है। ओलिवर समझ जाता है कि एवलिन अब क्या करने वाली है, लेकिन फिर भी कहता है कि नानाओ अभी भी उससे बेटर ही है। फाइट स्टार्ट होते ही एवलिन इम्पेटस कास्ट करती है, लेकिन नानाओ उसके स्पेल का रुख मोड़ देती है और उसकी तलवार पर अटैक करके उसे कुछ सेकंड में ही हरा देती है। नानाओ को इतनी आसानी से जीतता देखकर उसके दोस्तों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है और उसे जीत के लिए बधाई देने लगते हैं। नानाओ की जीत के बाद मिशेला प्रॉमिस करती है कि वो फाइनल्स में जरूर पहुंचेगी और नाना और ओलिवर से भी वादा करवा लेती है कि वो भी फाइनल्स में आए ताकि उनके बीच एक अच्छी फाइट हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ओलिवर पेटे को ट्रेन करता है। इसी बीच ओलिवर ये नोटिस करता है कि टेरेसा यहीं पर है और शायद वो कुछ बोलना चाहती है। इसीलिए प्रैक्टिस के बाद ओलिवर टेरेसा से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। टेरेसा बताती है कि शेनन और ग्वेन ने उसे चाय पर बुलाया है। ओलिवर मेज यानी कि भूल भुलैया में जाता है और रास्ते में उसका सामना ओफी से होता है। ओफी कहती है कि वो फाइट के मूड में नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी देर बात करना चाहती है। ओफी बताती है कि वो और उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही नजर में आ रहे हैं लोगों के, और अगर इस स्कूल में उन्हें अपने आने वाले साल अच्छे से बिताने हैं तो सभी सिर्फ अपने काम से काम रखे। ये बस एक सीनियर एडवाइस है। ओफी ओलिवर से फिर पूछती है कि गरुड़ा का सामना करते वक्त उसे कैसा फील हुआ था, जिस पर ओलिवर कहता है कि वो फिर कभी वैसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता है। ओफी को याद आता है कि एल्विन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था और उसे लगता है कि शायद एल्विन ओलिवर में इंटरेस्टेड था क्योंकि दोनों का नेचर भी काफी सिमिलर है। दोनों को ही ऐसे एडवेंचर पसंद है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए अलाउ ही नहीं होते। खैर ओफी फिर ओलिवर को थैंक यू बोलती है बात करने के लिए, लेकिन एक वार्निंग भी देती है कि वो ज्यादा एडवेंचरस ना हो और कुछ महीने एकेडमी के अंदर ही टाइम स्पेंड करे। इस मुलाकात के बाद ओलिवर वापस ग्वेन और शेनोन के पास जाता है और बताता है कि उसकी रास्ते में ओफी से मुलाकात हुई थी। ग्वेन तुरंत शेनोन से कहती है कि वो ओफी को ढूंढने ना जाए क्योंकि ओफी ऑलरेडी वहाँ से चली गई है। फिर ग्वेन बताती है कि ओफी और शेनन पुराने दोस्त हैं और शेनोन कहती है कि ओफी अकेलापन से गुजर रही है। ग्वेन ओलिवर से पूछती है क्या उसे पक्का लगता है कि नानाओ ने 7th स्पेल ब्लेड का यूज किया था। ओलिवर श्योर नहीं है, लेकिन उसका इंट्यूशन हाँ बोलता है। उसे लगता है कि नानाओ में कुछ स्पेशल है और उसका दर्द भी उसका लगता है। शेनोन हंसती और कहती है कि ओलिवर नानाओ को सच में पसंद करता है। वापस जाते वक्त ओलिवर को लगता है कि तूलियो उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे सामने आने को कहता है। तूलियो खुद सामने आता है और कहता है कि उसे ये पसंद नहीं कि ओलिवर उससे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। फिर तूलियो तलवार निकाल लेता है और चैलेंज कर देता है विथ रूल्स कि सिर्फ रोकने वाले मैजिक ही अलाउड हैं, वो भी हाफ पावर पर। ओलिवर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तूलियो सडन अटैक करता है और कहता है कि उसे चीटिंग पसंद है। वो ओलिवर के पैर पर पैर रखता है और ब्रास नकल से पंच करता है, लेकिन ओलिवर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ओलिवर कामली कहता है कि वो तूलियो को सिर्फ 8 मूव्स में हरा देगा। फाइट शुरू होती है। ओलिवर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तूलियो का हाथ पकड़ के उसे घुटनों पे ला देता है। ओलिवर मानता है कि 3 बेसिक स्टाइल्स उसके लिए काफी नहीं है, लेकिन उसका डिस्टेंस कैलकुलेशन परफेक्ट है। तूलियो गुस्सा होता है, हाथ छुड़ाकर अटैक करता है, लेकिन ओलिवर उसे रोक देता है और उसे चोट पहुंचाता है। ओलिवर कहता है कि तुमने एग्जैक्टली 8 मूव्स में ही हार मानी है। तूलियो यहाँ पर नाराज हो जाता है, लेकिन हारने के बाद ओलिवर को मेडल दे देता है। वो कहता है
मैंने उस इंसान से हार मानी जिसे मैं सबसे ज्यादा हराना चाहता था। ओलिवर कहता है कि तुलियो का फाइटिंग स्टाइल यूनिक है, लेकिन उसे जल्दी से एक प्रॉपर बेसिक स्टाइल सीखना चाहिए। जो भी टैलेंट उसके पास है वो उसका अपना नहीं बल्कि किसी और का दिया हुआ लगता है। तुलियो इसे सुनकर काफी इरिटेट हो जाता है और ओलिवर से चले जाने को कहता है। फिर मैच के बाहर टेरेसा ओलिवर को जीत की बधाई देती है, लेकिन ओलिवर कहता है कि हार जीत के बाद उसे ये महसूस होता है कि वो अभी भी कितना इनएक्सपीरियंस्ड है। टेरेसा कहती है, अगर मेरी मौत से आपको ग्रोथ मिले तो मैं मरने के लिए भी रेडी हूँ। ओलिवर उससे बोलता है कि उसके गाल काफी लाल हैं और वो यूजुअली ऐसे बात नहीं करती है, लेकिन साथ ही में वो उससे ये भी कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसे यूज करके छोड़ देने का। टेरेसा शर्मा के बल खा के वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैच के अंदर तुलियो का सामना एक और स्टूडेंट से होता है जो हैरान है कि तुलियो हार गया। वो पूछता है, क्या तेरे पास अभी भी मुझे देने के लिए मेडल बचा है? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम ओलिवर के बेडरूम में आते हैं, जहां ओलिवर ने देखा कि पेटे की बैक में काफी दर्द हो रहा था। उसने अपनी एनर्जी का यूज करके पेटे के अंदर एक एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने की कोशिश की। जब ओलिवर अपने फीमेल फॉर्म में होता है तो उसका बॉडी मैजिकल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन अब पेटे थोड़ा बेटर फील कर रहा था। ओलिवर ने उसे कामली बोला, इस एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। अगर कभी दर्द हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से हेल्प कर दूंगा। ओलिवर ने यह भी वार्न किया कि पेटे की कंडीशन को दूसरे से छुपाना मुश्किल होगा, इसीलिए हमें कुछ भरोसेमंद लोगों को इस बारे में बताना होगा। अगली सुबह पेटे ने अपने दोस्तों को बताया कि वो एक रिवर्सरी है। ये सुनकर मिशेला ने उसे समझाया कि फीमेल की बॉडी एनर्जी को अपने वूम्ब में स्टोर कर सकती है। उसने पेटे को दिखाया कि कैसे उस एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। पेटे को फील हुआ कि उसका मैजिक अब और पावरफुल हो गया है। केटी एक्साइटेड हो गई और उसने पूछा, तुम्हें सुंदर कपड़ों में इंटरेस्टेड है क्या? पेटे ने कैजुअली बोला, अरे नहीं, क्योंकि अंदर से वो एक लड़का ही है अभी भी। तभी तुलियो आया जो कि थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। वो बोलता है, मैं फिर से हार गया और अब कंपटीशन से बाहर हूँ, मेरे पास एक भी मेडल नहीं है। उसने ओलिवर को वार्न किया कि कुछ लोग बहुत डेंजरस और पावरफुल हैं, संभल कर रहना। और पेटे से पूछा, तुम पहले से ज्यादा पावरफुल फील कर रहे हो क्या? और इतना सब वार्न करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी क्लास के लिए रवाना हो जाते हैं। स्वॉर्ड फाइटिंग क्लास में पेटे का सामना हुआ स्टेसी से। स्टेसी ने कोल्डली कहा, आज मैं अपने इंसल्ट का बदला लूंगी। फाइट स्टार्ट होती है। ओलिवर ने पेटे को काम रहने पर और अटैक पर फोकस करने को बोला, लेकिन स्टेसी ने तुरंत उसे ग्राउंड पर गिरा दिया। पेटे कुछ भी नहीं कर पाया। उसके दोस्तों ने याद दिलाया, तुम मैजिक यूज कर सकते हो। पेटे ने मैजिक ट्राई किया बट स्टेसी के अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया। केटी ने हैरानी से पूछा, वो अपनी रिवर्सरी पावर का यूज क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन मिशेला ने सॉफ्टली बोला कि वो अभी तक रेडी नहीं है। स्टेसी ने पेटे पर टोनेस्ट कास्ट किया और वो फिर से नीचे गिर गया। स्टेसी ने उसे इंसल्ट किया क्योंकि पेटे ने क्लेम किया था कि उसने वो बुक के सारे वॉल्यूम्स पढ़े हैं, लेकिन अब तो देखकर ऐसा लगता है जैसे स्टेसी उस पर अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रही हो। स्टेसी बार बार अटैक करती है, लेकिन पेटे ने गिव अप नहीं किया। एक पॉइंट पर आकर वो ऑलमोस्ट अटैक करने में सक्सेसफुल भी हो गया, बट तभी टाइम खत्म हो गया। लेकिन फिर मैच ओवर होने के बाद उसके दोस्तों ने उसे कंफर्ट दिया, तुमने हार नहीं मानी और ये बहुत बहादुरी की बात है। तुलियो ने तो थोड़ा ब्लंटली बोल दिया, हार तो हार होती है, बट गुड ट्राई। फिर तुलियो रिंग पर आया और बोला, तुम्हें बेसिक से शुरू करना चाहिए और अब मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने बेसिक्स को सुधार लूं, जैसा कि ओलिवर ने उसे रिकमेंड किया था। उसी शाम को केटी ट्रोल से मिलने जाती है। तभी उसे वीरा का मैसेज आता है। वीरा अपने पास्ट एक्शन के लिए माफी के रूप में केटी को अपनी वर्कशॉप मेज गिफ्ट में देना चाहती थी। ये बात केटी ने दोस्तों को बताया, हम इसे अपना सीक्रेट बेस बना सकते हैं। ओलिवर और बाकी लोग थोड़ा हेजिटेंट थे, इतना जल्दी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना रिस्की हो सकता है। केटी ने रिवील किया, स्कूल मैजिकल क्रिएचर्स के साथ बुरा बिहेव करता है, हर साल 100 क्रिएचर्स मार दिए जाते हैं और मैं ये सिस्टम को चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले उसे एक रिसर्चर्स के रूप में नाम बनाना होगा और एक सेफ जगह चाहिए जहाँ वो क्रिएचर को रख सके। मैं अकेली नहीं कर सकती। केटी ने कहा, मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए, जिसे फिर नानाओं ने सपोर्ट किया और धीरे धीरे सारे एग्री हो गए। ओलिवर ने बोला, कल चलो चेक करते हैं,
शायद रात भी वहीं बितानी पड़े। अगले दिन वो सब मेज में गए। यहाँ नानाओ अपना झाड़ू लेकर आई। रास्ते में केटी को गोल चूहों का झुंड मिला, लेकिन गाय ने उसे रोका। गाय को लगा कि केटी ने जानबूझ के ये रास्ता चूज किया है। केटी ने यहाँ पर इनोसेंट एक्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता। वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ केटी वार्न करती है थोड़ा डेंजरस हो सकता है। वो एक बॉल थ्रो करती है जिससे पता चलता है कि रास्ता बो शेल्स से भरा हुआ है। इनके कांटे मारेंगे तो नहीं, बस थोड़ा चोट पहुंचा सकते हैं। केटी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। फिर वो स्पेशल सनलाइट का यूज करती है, इससे सबको तुरंत नींद आ जाएगी। तभी नानाओ को लगता है कि पीछे से कुछ आ रहा है और सबको लगता है कि ये एक ट्रैप है। सोने से पहले सब तेजी से कांटों के बीच से भाग जाते हैं। सब सेफ निकल जाते हैं, लेकिन गाय को थोड़ा चोट लग जाती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर नानाओ को एक स्मेल आती है। सब देखते हैं कि नए स्टूडेंट्स का ग्रुप बीबीक्यू कर रहा है। उनमें से एक इंट्रोड्यूस करता है, ये ग्रैमी क्लब के नए मेंबर का वेलकम बीबीक्यू है। वो ओलिवर और दोस्तों को भी बीबीक्यू के लिए इनवाइट करता है। लेकिन जब सब देखते हैं कि वो अजीब मैजिकल क्रिएचर को रोस्ट कर रहे हैं, तो ओलिवर और टीम क्वाइटली आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। तभी मिशेला सबको बताती है कि वो ग्रुप जिसने सबको अपने बीबीक्यू में इनवाइट करा है वो काफी फेमस है। मिशेला विस्पर करती है और उसको सर्वाइवर के नाम से जाना जाता है। ओलिवर के चेहरे पर शौक होता है, वेट, वो केल्विन वॉकर है क्या? गाय को यहाँ पर थोड़ा रिग्रेट होता है, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। मिशेला बताती है वो लड़का एक बार मेज में खो गया था और 6 महीने बाद जिंदा वापस आया, और इन 6 महीनों में उसने अकेले ही इस पूरी मेज को एक्सप्लोर किया, साथ ही हर तरह के इंसेक्ट को मार कर खाया है। और जितना इस मेज के बारे में वो जानता है उतना कोई भी नहीं जानता है। लेकिन नानाओ तो यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज होती है कि ये बीबीक्यू क्या होता है। सब लोग डिसाइड करते हैं चलो इसको बता भी देंगे और रात को एक बीबीक्यू करेंगे। केटी पूछती है लेकिन सामान कहाँ से मिलेगा? इतना बोलते ही वो देखते हैं मेज मार्केट, जहाँ वो एक लड़की के पास जाते हैं जो मेज में अलग अलग चीजें बेचती है। ओलिवर उससे बीबीक्यू के लिए कुछ आइटम्स खरीदते हैं, जिस पर लड़की उन्हें डिस्काउंट भी देती है और होप करती है कि ये लोग उसके रेगुलर कस्टमर बन जाए। रास्ते में चल के सब फाइनली वर्कशॉप तक पहुंच जाते हैं। केटी मैजिक से डोर को अनलॉक करती है। सब अंदर जाते हैं और सभी का रिएक्शन एक साथ आता है, वाह ये तो काफी बड़ा है। अंदर काफी सामान होता है। केटी सबसे पूछती है तुम लोग इसे कैसे यूज करना चाहोगे? ओलिवर बोलता है मैं तो इसे मेज एक्सप्लोरेशन के बेस के रूप में यूज करूंगा। गाय सजेस्ट करता है ये एक सेफ हाउस भी हो सकता है। बेस को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए, चारों तरफ ट्रैप्स होने चाहिए। कुछ देर बाद सब कैंप फायर के पास बीबीक्यू डिनर को एंजॉय करते हैं। मिशेला तभी बात छेड़ती है कि अब हमें अपने ग्रुप और वर्कशॉप का नाम रखना चाहिए। आज का दिन स्पेशल था, इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहिए। केटी भी यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। वो पेटे से पूछती हैं तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तभी नानाओ सबको अपनी स्वॉर्ड निकालने को कहती हैं। सब एक सर्कल में खड़े होते हैं, स्वॉर्ड ऊपर की तरफ होती है। नानाओ एक्सप्लेन करती है कि मेरे देश में इस सर्कल को स्वॉर्ड रोज कहते हैं। ये वॉरियर्स के बीच के बॉन्ड का सिंबल है। हम कोई कसम नहीं खाएंगे, बस इस रोज को याद रखेंगे। वो सजेस्ट करती है लेट्स कॉल आवरसेल्व्स स्वॉर्ड रोज। सब लोग एग्री करते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन ओलिवर बोलता है ये मोमेंट और भी यादगार बन जाएगा। इसके बाद वो लोग पूरी रात एकदम अच्छे से एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मैच के बाहर स्टेसी एक स्टूडेंट को हरा के मेडल जीत लेती है। तभी फे आता है और बताता है मिशेला और उसके फ्रेंड अभी मैच के अंदर हैं। स्टेसी खुश हो जाती है। वो और फे मैच की तरफ निकल पड़ते हैं। अगली सुबह नाना ओलिवर के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना चाहती हैं, लेकिन ओलिवर प्रेफर करता है कि वो मैजिक का प्रैक्टिस करे। फाइट में मैजिक का भी इक्वल रोल होना चाहिए। तभी गाय की चीख सुनाई देती है। सब तुरंत चेक करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केटी के साथ ट्रोल को देखते हैं, जिसे देखकर ही गाय यहाँ पर शॉक हुआ था। ओलिवर कंफ्यूज होता है और कहता है क्या ट्रोल खुद आया है? वीरा बताती है इसे मैं लेकर आई हूँ। केटी के लिए खुद लाना मुश्किल होता, इसीलिए मैंने मदद करी। तभी पेटे उठता है और अपने चश्मे की तलाश करता है। तभी एक वन आइड हैंड उसे चश्मा दे देता है, जिसे देखकर पेटे डर जाता है। वो हैंड वीरा के पास जाता है और यहाँ पर फिर वीरा एक्सप्लेन करती है कि मैंने अपने कट हैंड को एक अलग लाइफ दे दी है,
और अब मैंने इसका नाम रखा है मिली हैंड। मिशेला यहाँ पर वीरा से पूछती है कि तुमने केटी को वर्कशॉप क्यों दी। वीरा यहाँ पर कामली कहती है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है कि केटी में पोटेंशियल है और फ्यूचर प्रॉफिट में मेरा हिस्सा होना चाहिए। केटी ट्रोल का ख्याल रखना चाहती थी और अब उसे परमिशन मिल गई है। ट्रोल बोलता है मुझे केटी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। ओलिवर पूछता है तुम जानते हो हम कहाँ पर हैं? ट्रोल स्माइल करता और बोलता है केटी तुम्हारे बारे में काफी बातें करती है। केटी उसे और कुछ कहने से पहले ही रोक देती है। ट्रोल बोलता है तुम सब केटी के दोस्त हो तो तुम सब मेरे भी दोस्त हो। ओलिवर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और हो सके तो वो लोग उसे मार्को नाम से बुलाए जो उसे केटी ने ही दिया है। अपना काम पूरा करके वीरा वापस जाने लगती है और वर्कशॉप का नियरेस्ट एंट्रेंस दिखाती है। ये हमेशा काम नहीं करता, इसलिए मैंने पहले लॉन्ग रूट दिया था तुम लोगों को। फिर सब मेज की एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ते हैं और वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां मिशेला वार्न करती है कि अगर हम आगे बढ़े तो मेज की सेकेंड लेयर में एंटर कर जाएंगे। ये जगह और बड़ी और डेंजरस है, हलचल भरा जंगल। मिशेला सजेस्ट करती है लेट्स गो बैक, लेकिन स्टेसी उसे रोकती है। मैं तुम्हारे मेडल्स के लिए फाइट करने आई हूँ। स्टेसी यहाँ पर प्रपोज करती है लेट्स डू अ 2-on-2 फाइट, मी एंड फे वर्सेस एनी टू ऑफ यू। नानाओ एक्साइटेड हो जाती है लेकिन ओलिवर उसे रोकता है। वो मिशेला से पूछता है क्या स्टेसी और फे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? मिशेला कंफर्म करती है और सॉफ्टली कहती है स्टेसी और फे का बॉन्ड मास्टर और नाइट जैसा है और उनका टीम वर्क तो नेक्स्ट लेवल का है। और अब हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग का टेस्ट टाइम भी आ चुका है। ओलिवर एग्री करता है, स्पेशली जब नानाओ भी फाइट के लिए रेडी होती है। तभी जोसेफ लेब्रियन भी यहाँ पर आ जाता है और 3-on-3 बैटल का चैलेंज देता है और बोलता है लेट्स सी अगर तुम एक रियल वॉरियर को हैंडल करने के लायक हो भी या नहीं। ओलिवर उसे देखते ही पहचान लेता है, ये ऑलब्राइट फैमिली का है। वो लोग वॉर मैजिक में लेजेंड्स होते हैं। तभी जोसेफ बोलता है अपने ग्रुप में से कोई भी 3 लोग की टीम ले लो क्योंकि अब मैं भी फाइट करूंगा। उसका ये प्रपोजल को ओलिवर एक्सेप्ट कर लेता है। स्टेसी थोड़ा हेजिटेंट होती है लेकिन फे उसे कन्विंस करता है जोसेफ नानाओ के पीछे है और ये हमारे लिए मिशेला को हराने का परफेक्ट चांस हो सकता है। अब जोसेफ सबको सेकेंड लेयर में ले जाने को कहता है। मिशेला वार्न करती है ये डेंजरस है और हमारे साथ और स्टूडेंट्स भी हैं। सब थोड़ा घबरा जाते हैं लेकिन तभी ट्रोल बोलता है मैं सबकी प्रोटेक्शन लूंगा और मिशेला भी फिर फाइनली एग्री कर जाती है। सब लोग एक ओपन जंगल में पहुंचते हैं। जोसेफ पूछता है कि डेडली स्पेल्स को हाफ पावर पर रखने के लिए सब एग्री हैं और सब हाँ भी बोल देते हैं। स्टेसी जोसेफ से कोल्डली कहती है अगर तूने हमें धोखा दिया तो तुझे रिग्रेट होगा। जोसेफ भी उसके जवाब में बोलता है मुझे सिर्फ नानाओ से फाइट करनी है, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं। फाइट स्टार्ट होती है। ओलिवर एक मोमेंट के लिए फे को ब्लाइंड करता है और जोसेफ की तरफ रश कर जाता है। स्टेसी तुरंत रिएक्ट करती है फे नानाओ का सामना करो और यहाँ पर स्टेसी खुद मिशेला के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। मिशेला क्वाइटली पूछती है तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? स्टेसी रिप्लाई करती है तुम कभी नहीं समझोगी। नाना उनकी फाइट को इंटेंस और ग्रेसफुल बोलती है लेकिन फे बोलता है हमारी फाइट वैसी तो नहीं होगी और वो एक स्मोक स्पेल कास्ट करता है और डिसअपियर हो जाता है। नानाओ समझ जाती है ये तो टेक गेम बन गया और वो उसके पीछे भागती है। इधर ओलिवर और जोसेफ फाइट करते हैं। जोसेफ ओलिवर की एक्रोबेटिक से इम्प्रेस नहीं होता। ओलिवर एक ट्रिक ट्राई करता है जोसेफ के अटैक को मिस डायरेक्ट करने का, लेकिन जोसेफ ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, मुझे कुछ नया दिखाओ। जब ओलिवर फिर अगला मूव करता है तो जोसेफ के फेस पर एक चोट का कट लग जाता है और फिर वो बोलता है अब बताओ किताबी ज्ञान के बारे में क्या सोच रहे हो? जोसेफ यहाँ पर स्माइल करता है अच्छा लेट्स गेट सीरियस। फे स्टेसी के पास वापस आता है। स्टेसी पूछती है क्या तुम किसी भी कॉस्ट पर मुझे जीत दिलाओगे? और यहीं पर फे को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ स्टेसी ने उसकी जान बचाई थी, उसका ख्याल रखा था। प्रेजेंट में उसी मेमोरी को याद करते हुए फे बोलता है कि मैं तुम्हारा गार्ड डॉग हूँ, तुम मुझे कमांड दे सकती हो। स्टेसी लूना प्लेना स्पेल कास्ट करती है और वहाँ पर एक फुल मून बन जाता है और हम देखते हैं कि फे ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ वियर वॉल्फ। स्टेसी उसके बैक पर चढ़ जाती है और बोलती है
लेट्स फिनिश दिस। अगले सीन में वो दोनों मिलकर मिशेला और नानाओ पर अटैक करते हैं। नाना तुरंत काउंटर अटैक करती है, लेकिन फे पर कोई अटैक नहीं होता है। मिशेला यहाँ पर विस्पर करती है, अगर ये नॉर्मल ह्यूमन होता तो अब तक हार चुका होता, बट एज अ वियरवुल्फ इसकी कैपेसिटी नॉर्मल लोगों से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। स्टेसी यहाँ पर डिक्लेयर करती है, आज मैं मिशेला को जरूर हराऊंगी और मेरे अंकल मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मुझे अपनी जगह आज प्रूव करनी है। मिशेला यहाँ पर कामली कहती है, स्टेसी फे को नॉर्मल फॉर्म में वापस लेकर आओ। अगर उसे स्कूल में एडमिशन मिला है तो वो प्योर ब्लडेड वियरवुल्फ नहीं है। हाफ ब्लड होने के कारण उसे ट्रांसफॉर्मेशन में अनबियरेबल पेन होता है। एक सिंपल फाइट के लिए तुम अपने दोस्त को इतना टॉर्चर क्यों कर रही हो? मिशेला उसे सवाल करती है। तभी स्टेसी अपना पास्ट याद करती है, जो कि फे से बोल रही थी कि मुझे कभी वैसा प्यार नहीं मिला, मेरे फादर भी मेरे रियल फादर नहीं थे। वो मिशेला से कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कभी नहीं समझोगी। स्टेसी और फे फिर से अटैक करते हैं। नाना उनका अटैक ब्लॉक करती है। वो मिशेला से कहती है कि ये दोनों अपना सब कुछ डाल रहे हैं और वो शुरू से ही पेन के लिए रेडी थे। अगर हम फुल पावर में आए तो भी उनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। मिशेला एग्री करती है और कहती है कि मैं स्टेसी से फे को नॉर्मल करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। जोसेफ ने ओलिवर का मजाक उड़ाया कि उसके पास कोई स्किल नहीं है और उसके पास अब और कोई ट्रिक भी नहीं बची है, लेकिन ओलिवर को उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने कहा कि जोसेफ भी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता जितना दिखता है, और जिस तरीके से वो उसे नीचे देख रहे थे लग रहा था जैसे वो किसी फर्श के नीचे दबे हो। जोसेफ गुस्सा हो जाता है और ओलिवर पर अटैक कर देता है। जैसे उनकी तलवार टकराती है, जोसेफ तुरंत मैजिक करता है, लेकिन ओलिवर रिवील करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो गैस करता है कि जोसेफ क्लोज रेंज मैजिक यूज करके लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहा है, पर यह काफी नहीं है। उधर स्टेसी डिसाइड करती है कि वो मिशेला से लड़ेगी, क्योंकि अगर वो नानाओ की स्वॉर्ड रेंज से बच गए तो ये भी हैंडल कर लेंगे। जैसे ही वो मिशेला पर अटैक करती है, वो टोनी ट्रस का यूज करती है। स्टेसी को लगता है कि फे इसे हैंडल कर लेगा और वो अटैक करती रहती है, लेकिन फे बिजली से चोट खा लेता है और स्टेसी गिर जाती है। मिशेला बताती है कि उसने अपना मैजिक चेंज कर दिया था ताकि अटैक स्टेसी पर लगे, फे पर नहीं। फिर स्टेसी उठती है और मिशेला से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिशेला इजीली उस पर हावी हो जाती है और कहती है कि अब जब वो अकेली लड़ रही है तो उसकी ब्लेड की स्पीड भी स्लो हो गई है और वो अभी भी मेंटली तो वीक ही है। जोसेफ और ओलिवर भी एक दूसरे का बैलेंस बिगाड़ कर गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जोसेफ ओलिवर को धक्का देता है, लेकिन ओलिवर घूमकर जोसेफ को लात मार देता है और फिर इम्पेटिगो डिक्लेयर करता है कि वो जीत गया। इसी बीच मिशेला भी स्टेसी को हरा देती है। स्टेसी यहाँ पर रोने लगती है और पूछती है कि वो क्यों नहीं जीत सकती। फे कहता है कि वो लोग उससे कमजोर हैं। मिशेला पूछती है कि क्या वो दोनों लोग उससे इतनी नफरत करते हैं। फे बताता है कि मिशेला बहुत परफेक्ट है, क्योंकि स्टेसी एक ब्रांच फैमिली से है। अगर मिशेला मर जाती है तो वो उसकी जगह ले सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टेसी का केस अलग है, क्योंकि उसके फादर भी थियोडोरे मैकफेर्ली है, लेकिन मिशेला को उसे अपनी बहन कहने की परमिशन नहीं है और थियोडोरे भी उसे अपनी बेटी नहीं कह सकते हैं। उनकी फैमिली में एक पुरानी ट्रेडिशन है जिसमें मेन फैमिली के पावरफुल मैजिशियंस ब्रांच फैमिलीज के साथ अपना खून शेयर करते हैं। फे बताता है कि स्टेसी बहुत मेहनत कर रही है और अपनी दूसरी बहनों से आगे निकल गई है। इससे उसके फादर को महसूस हुआ कि उनका ब्लड थियोडोरे से कमजोर था और फिर उन्होंने स्टेसी से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। स्टेसी को यह सच पता चला जब वो 10 साल की थी और उसने डिसाइड किया कि वो मिशेला से ज्यादा टैलेंटेड बनकर दिखाएगी ताकि थियोडोरे उसे अपनी बेटी मान ले। उन्हें पता है ये कभी नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। नाना स्टेसी को ध्यान से देखती है और कहती है कि वो मिशेला की तरह बिल्कुल नहीं लगती और उसकी जगह नहीं ले सकती। हर कोई अपने तरीके से पैदा हुआ है, इसीलिए कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। नाना स्टेसी से काफी इम्प्रेस होती है और उसकी पूरी कहानी सुनना चाहती है। स्टेसी मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। उधर जोसेफ ओलिवर से कहता है कि वो अपने पास्ट के बारे में बात करना चाहता है। सबके सामने वो बताता है कि पहले उनके एक नौकर की बेटी थी जो जोसेफ की एज की थी, एमा। दोनों ने एक बार चेस खेलना स्टार्ट किया
पहले तो वो वीक थी और जोसेफ इजीली जीत जाता था, लेकिन धीरे धीरे एमा ने मेहनत की और एक दिन उसने जोसेफ को हरा दिया। ये पहली बार था जब जोसेफ ने किसी की मेहनत को सक्सेसफुल होते देखा। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि एमा ने उसे चेस में हरा दिया है और उसे बहुत मजा आया, लेकिन उसके फादर ने उसे बुरी तरीके से पीटा क्योंकि उसे सिखाना था कि ऑल ब्राइट होने का क्या मतलब होता है। सजा के बाद जोसेफ तो अपने रूम में चला गया, लेकिन एमा कभी वापस नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि जब उसे मार पड़ रही थी तब एमा और उसका पूरा परिवार वहां से चला गया था। तब जोसेफ को समझ आया कि उसे कभी हारने की परमिशन नहीं थी। उसकी जीत और हार सिर्फ ऑल ब्राइट फैमिली की थी। जोसेफ यहाँ पर कंफर्म करता है कि हाँ, वो फर्ज के चलते ही दूसरों को नीचे देखते हैं और ये जिंदगी भर करते रहेंगे। उसके बाद जोसेफ मैजिक करता है और स्टिंग करने वाली बीस को बुला लेता है। फिर वो अपने ब्रूम पर बैठता है और कहता है सॉरी, लेकिन उसे अब यह सब वापस से इंश्योर करना ही होगा। जो सब चाहता है कि उसकी कभी हार ना हो, इसीलिए वो सबको सरेंडर करने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उनकी सारी फाइट रिलेटेड मेमोरीज को मिटा देगा। अगर वो लोग मना करते हैं तो वो मधुमक्खियों का यूज करेगा। स्टेसी एक मधुमक्खी पर अटैक करती है, जिसके बाद बाकी सब मधुमक्खियां भी उन पर अटैक करने लगती हैं। सबको अब उनसे लड़ना पड़ता है। गाय एक बैरिकेड बनाता है जिसमें सब लोग छुप जाते हैं। केटी मधुमक्खियों को भगाने के लिए सनलाइट का यूज करती हैं, पर वो बताती है कि इसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। सब लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। ओलिवर कहता है कि वो लोग सरेंडर कर सकते हैं क्योंकि जोसेफ तो सिर्फ उनकी फाइट की यादें ही तो मिटाना चाहता है। नाना रेडी होती है एक्सेप्ट करने के लिए, पर वो कहती हैं कि जोसेफ को एक प्रॉपर डिफीट का टेस्ट मिलना ही चाहिए क्योंकि उसे ऐसे इंसान के लिए अफसोस होता है जो कभी हार एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर केटी, गाय और पेटे भी सरेंडर नहीं करना चाहते थे और पूछते हैं कि अब क्या ऑप्शन है। ओलिवर कहता है कि उसके पास एक प्लान तो है लेकिन रिस्की है। मिशेला बोलती है कि उसके पास एक आखिरी ट्रिक है जो उसने अब तक छुपा के रखा था। तब वो एक ऐसी सनलाइट यूज करती है जिससे मधुमक्खियां बैरिकेड पे अटैक करने लगती हैं। जब वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, मिशेला ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आधी ह्यूमन आधी फेरी, जिससे सबको समझ में आ जाता है कि थियोडोरे की वाइफ शायद वाकई में एक परी थी। मिशेला बताती है कि उसने अपनी फैमिली के अलावा कभी किसी को अपना ये रूप नहीं दिखाया है। मधुमक्खियां बैरिकेड तोड़ देती है और जैसी वो केटी को स्टिंग करने वाली होती है, ट्रोल अपनी बॉडी से उसका डिफेंस करता है। सब मिलकर एक पावरफुल स्पेल कास्ट करते हैं जिससे ज्यादा मधुमक्खियां एक ही बार में गिर जाती है। स्टेसी कहती है कि इतना पावरफुल स्पेल दोबारा कास्ट करना मुश्किल है, लेकिन मिशेला बोलती है कि फेरिस पर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती है। नाना वो अपनी ब्रूम पर बाहर आती है, कुछ मधुमक्खियां मार देती है और जोसेफ को ग्राउंड पर गिरा देती है। फिर वो जोसेफ का सामना करके उसे एक ही स्ट्राइक में हरा देती है। जब जोसेफ गिरता है तो उसे लगता है कि हार भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसको वो फाइनली एंजॉय कर सकता है। स्टेसी मिशेला से पूछती है कि उसने पहले लड़ाई में अपनी पावर यूज क्यों नहीं की। मिशेला कहती है कि वो अपनी नेचुरल पावर पर डिपेंड नहीं करना चाहती थी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के अगेंस्ट, वरना वो कुछ सीख ही नहीं पाती। 12 साल के बाद पहली बार वो स्टेसी से अच्छी तरह बात कर रही थी और इसीलिए वो लड़ाई को लंबा खींचना चाहती थी। मिशेला एक फ्लावर क्राउन दिखाती है जो स्टेसी ने पहले उसके लिए बनाया था और बोलती है कि वो उसे फैमिली जैसा ही मानती है, चाहे वो उसे बहन ना कह पाए। स्टेसी भी शर्मा के कहती है कि उसे वो क्राउन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके लिए एक नया बना देगी। ओलिवर जोसेफ को उठने में हेल्प करता है और कहता है कि जब वो लोग स्ट्रॉन्ग हो जाए तब फिर एक प्रॉपर फाइट करेंगे। जोसेफ कहता है कि उसे अपने शब्दों का कोई पछतावा नहीं है। अब जब उसने हार का एहसास कर लिया है तो वो और भी पावरफुल बनकर दिखाएगा। ओलिवर सबको वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन अचानक एक मैजिकल बीस्ट अपीयर होता है। जोसेफ उस पर अटैक करता है पर बीस्ट उसे पकड़ लेता है। ओलिवर देखता है कि ऐसे कई सारे बीस्ट हैं और सबको भागने को कहता है। एक बीस्ट स्टेसी पर अटैक करता है लेकिन फे उसका डिफेंस करती है, लेकिन बीस्ट उसे भी पकड़ लेता है। भागते हुए पेटे गिर जाता है और एक बीस्ट उसे भी पकड़ लेता है। ओलिवर हेल्प करने जाता है पर मिशेला उसे रोक लेती है। मैच के बाहर एल्विन, गॉडफ्रे और कार्लोस स्टूडेंट को डोम
रूम्स में लौटने और मेज में दोबारा ना जाने के लिए वार्न करते हैं। ओलिवर आता है और बताता है कि उसके 3 दोस्तों को मैजिकल बीस्ट ने पकड़ लिया है। एल्विन और कार्लोस कहते हैं कि उन्हें इस जैसी 8 और रिपोर्ट्स मिली है। टोटल 17 लोग मिसिंग केसेस में हैं। उन बीस्ट के डिस्क्रिप्शन से तो लगता है कि ये सब ऑफिस सेल्वेडोरी का काम है और वो प्योर मैजिक में डूब चुकी है। तभी ओलिवर को याद आता है कि ओफी ने उससे कहा था कि अगले कुछ महीने ज्यादा एडवेंचरस ना हो। इसी बीच ओफी अपने कैप्चर लोगों को किसी मेंशन टाइप जगह में रखी हुई होती है। एल्विन गॉडफ्रे कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और ओफी सेल्वेड्री को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद भी ओलिवर और उसके दोस्तों को पेटे के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। गाय उसे ढूंढने जाना चाहता था, ये सोचकर कि कम से कम उसके लिए खाना तो बना सके, लेकिन नाना उसे रोक देती है और कहती है कि उसके देश में जो लोग गायब होते हैं वो कभी वापस नहीं आते। ओलिवर का मानना है कि जो जानवर पेटे को ले गए थे वो उसे जिंदा पकड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए थे। उसे नहीं पता कि ओफी स्टूडेंट से क्या चाहती है, लेकिन उसका मानना है कि पेटे के अभी भी जिंदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। किसी भी सॉलिड इंफॉर्मेशन के बिना सबको अपना नॉर्मल स्कूल लाइफ कंटिन्यू करना पड़ता है। ओलिवर ग्वेन और शेनॉन से मिलता है और पूछता है कि क्या वो पेटे को बचा सकते हैं। ग्वेन बताता है कि वो और शेनॉन स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं और ओफी के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ओफी भी मेज की 3rd फ्लोर में है, जहां तक पहुंचना इजी नहीं होगा। केटी लूथर से बात करती है, लेकिन वो कहता है कि टीचर्स तभी मदद करते हैं जब 8 दिन बीत जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले खुद ही प्रॉब्लम से निपटना होता है। मिशेला ओलिवर को बताती है कि उसने अपने पापा से पर्सनल मदद भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उसमें अपने दोस्तों की रक्षा करने की भी पावर नहीं है तो उसे दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी। मिशेला गिल्टी फील करती है पेटे के लिए और डिसाइड करती है कि वो आज रात मेज में जाएगी। ओलिवर उसे अकेला जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो भी साथ जाने का प्लान करता है, लेकिन मिशेला इंसिस्ट करती है कि वो नहीं जाए, क्योंकि अगर वो दोनों जाए तो गाय, केटी और नानाओ भी उसके पीछे आ जाएंगे। तभी वीरा वहाँ आकर उन्हें टोकती है और कहती है कि ये लोग आपस में ही आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनमें से एक मरे या फिर दोनों। फिर वो कहती है कि वो सब उसके साथ चले, क्योंकि केटी उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। केटी यहाँ पर वीरा को एक ऑफर देती है कि अगर वो पेटे को बचाने में मदद करेगी तो वो अपना बॉडी उसकी इच्छा के मुताबिक टेस्ट करने देगी। ओलिवर तो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग केटी तो अपने आप को प्रैक्टिकली बेच रही है। ओलिवर वीरा से पूछता है कि पेटे के बचाव के चांसेस क्या हैं। वीरा एस्टिमेट करती है कि सिचुएशन को समझकर कि ओफी क्या कर रही होगी। वो कहती है कि सिर्फ 20% चांसेस है कि पेटे जिंदा हो। ओफी उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स की जान भी ले सकती है। हाँ, लेकिन जो चीज वो कर रही है उसमें टाइम लगता है, इसी वजह से 20% चांस है कि पेटी अभी भी जिंदा हो। वीरा कहती है कि वो लोग उस चांस को 1% तक बढ़ा सकते हैं। उसका रिसर्च अभी रुक गया है क्योंकि प्रोफेसर डेरियस गायब हो गए हैं, इसीलिए वो चाहती है कि केटी उसकी रिसर्च में हेल्प करे और बदले में वो उसे ट्रेन करेगी। ओफी को हराना टफ है, लेकिन अगर वो मिलकर काम करे तो शायद पेटे को बचा सकते हैं। केटी इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वीरा उसे बताती है कि वो अभी रेडी नहीं है और इस वजह से वो मेज में नहीं जाएगी। बाद में केटी और मिशेला नानाओं के पास जाती है, लेकिन केटी क्लियरली कहती है कि वो नहीं जाएगी। ओलिवर गाय के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। गाय भी एग्री कर लेता है ये सोचकर कि वो उन्हें स्लो डाउन करेगा। फिर भी वो ओलिवर को कुछ सीड्स और खाना देता है। ओलिवर यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो पेटे को जिंदा वापस जरूर लेकर आएगा। मेज में जाने से पहले वीरा केटी को मिली हैंड नाम का एक मैजिकल डिवाइस दे देती है और कहती है कि अगर वो वापस नहीं आई तो मिली हैंड उसके रिसर्च नोट्स तक पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। इसी बीच मेज के अंदर पेटे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में होश में आता है। वहाँ पर फे और जोसेफ ऑलब्राइट के साथ कई फर्स्ट ईयर लड़के स्टूडेंट्स बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही ओफी आती है पेटे सो जाने का नाटक करता है। मेज के अंदर वीरा बताती है कि सेल्वेडोरी ट्राइब सकबस को अपने पूर्वजों में मानती है। वो लोग अलग अलग स्पीशीज को अपने वोम में मिक्स करते हैं
ताकि एक परफेक्ट क्रिएचर बना सके। ये सकबक्स की खास पावर थी, लेकिन वो फेल हो गए और सकबक्स अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने वुम्ब का एक नया यूज ढूंढ लिया है। उन्होंने उसे कल्चर टैंक्स में बदल दिया है जो सिंथेटिक क्रिएचर बना सकते हैं फॉर डिफरेंट टास्क्स। ओफी ने जो क्रिएचर बनाया है उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अपने प्रोजेक्ट के लिए एनर्जी इकट्ठी करने के लिए उसने अंडर क्लासमैन का किडनैप किया और उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का प्लान बनाया। वीरा को श्योर नहीं कि एनर्जी निकालने में दर्द होता है या नहीं, लेकिन उसका गेस है कि ओफी ने सबको सुला दिया होगा। साथ ही ये टास्क सिर्फ लड़के ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषों की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो औरत उनके स्पर्म से एनर्जी निकालती है। ओलिवर और बाकी लोगों को समझ में आता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तभी नानाओ वीरा को बताती है कि पेटे तो एक रिवर्स है, यानी ओफी का टारगेट वो नहीं बन सकती। वीरा यहाँ पर बोलती है अगर ये बात है ना, और ये बात अगर ओफी को पता चल गई तो फिर उसे पेटे की जरूरत नहीं रहेगी और वो उसे मार भी सकती है। सब लोग एक वर्कशॉप पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक ट्रोल मिलता है। ट्रोल बताता है कि उसका पीछा किसी जानवर ने नहीं किया। वीरा को पक्का भरोसा हो जाता है कि जानवर ओफी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। वो सबको ओफी के परफ्यूम से बचने के लिए एक मैजिकल दवाई देती है, खास करके ओलिवर को, जो कि इस मिशन में इकलौता लड़का है। इसी बीच केविन वॉकर की एल्विन से मुलाकात होती है। एल्विन कहता है कि उसे पता था कि वो यहीं पर मिलेंगे। एल्विन उन्हें तीसरे फ्लोर का मैप देता है, लेकिन ओफी का बेस उसे मिला नहीं था। एल्विन और कार्लोस केविन का शुक्रिया करते हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन देकर केल्विन फिर से मेज के सर्च में चला जाता है, क्योंकि अब उसका काम ही है मेज में अंदर जाकर उसके अनसुलझे राज को बाहर निकालना। वीरा और ग्रुप का सामना होता है ओफी के एक मैजिकल क्रिएचर से। वीरा कहती है अच्छा हुआ वो लोग भाग गए, क्योंकि इससे लड़ने के लिए कम से कम 3rd ईयर के स्टूडेंट को होना चाहिए, लेकिन पेटे को बचाने के लिए उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। वीरा एक मैजिकल ट्रैप बनाकर दिखाती है। वो कहती है कि ये क्रिएचर ऑलमोस्ट ब्लाइंड है और बड़े मॉन्स्टर से लड़ते वक्त पोजीशन चेंज करना जरूरी होता है। उन्हें एक स्मार्ट प्लान बनाना होगा जो उसके वीक पॉइंट पर अटैक करे। लेकिन क्रिएचर जल्दी ही वीरा की ट्रिक सीख जाता है और उसके अटैक को इग्नोर करने लगता है। वीरा कहती है कि अभी भी उसके पास चांस है। वो अपनी स्पीड को स्लो करती है, जिससे क्रिएचर कंफ्यूज हो जाता है और उसे क्लोज आकर हराने का मौका मिल जाता है। वीरा समझाती है कि हमेशा इन क्रिएचर को ऑब्जर्व करना चाहिए और उनके वीक पॉइंट्स ढूंढकर प्लान बनाने चाहिए, और सब कुछ अकेले करना जरूरी नहीं है। सब लोग मैच की 2nd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। कार्लोस बताता है कि उसकी मुलाकात ओफी से तब हुई थी जब उनकी फैमिलीज के बीच में अलायंस था। ओफी ने तो कहा था कि वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। ओफी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका अनुभव था कि कोई भी लड़का उससे बात करता तो पगला जाता, लेकिन कार्लोस ने प्रूव किया कि वो उसके परफ्यूम से अफेक्ट नहीं होती। कार्लोस से मिलने के बाद ओफी सोचने लगी क्या मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह खुशी फील कर सकती हूँ। ओलिवर का ग्रुप काफी देर से जंगल में ट्रेवल कर रहा था। नानाओं को भूख लगती है तो सब लोग केक का मजा लेते हैं। ओलिवर टेरेसा को नोटिस करता है और बात करने का मौका लेते हुए कहता है कि वो नदी से पानी लेके आएगा। ओलिवर पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ग्वेन और शेनॉन किस फ्लोर पर है? टेरेसा बताती है कि वो लोग जल्दी ही 3rd फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने तो टेरेसा से कहा था कि अगर वो ओलिवर को भूल भुलैया में देख ले तो उसे तुरंत वापस ले आए, लेकिन टेरेसा अब ओलिवर को अपना मास्टर मानती है, इसीलिए उसके डिसीजन को ग्वेन और शेनॉन के ऑर्डर से ऊपर रखती है। टेरेसा स्काउट बनना चाहती है और ओलिवर भी इस पर एग्री करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी डेंजर दिखे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो, केयरलेस मत होना। रास्ते में चलकर ओलिवर का ग्रुप एक जायंट ट्री इर्मसोल तक पहुंचता है। इस पर चढ़ते वक्त ओलिवर पूछता है अंडरग्राउंड मेज में सूरज कैसे है? वीरा कहती है कि ये एक प्री हिस्टोरिक रेलिक है, एक ऐसी मैजिकल टेक्निक जो आज के टाइम में रिपीट नहीं की जा सकती, लेकिन क्यों बनाया गया था वो क्लियर नहीं है। वीरा को लगता है कि ये ओड है कि अब तक उनका कोई भी जानवर से सामना नहीं हुआ। तभी ओलिवर को समझ आता है कि टेरेसा ने रास्ते के सब मॉन्स्टर्स को मार दिया था। आखिर में ग्रुप एक डेंजरस जोन में पहुंचता है। वीरा उनसे कहती है कि मुझे घूरो, लेकिन अपना डर मत दिखाना। तभी एक डेंजरस मंकी दिखता है। वीरा कहती है कि ये मंकी अनयूजुअली टेंस लग रहा है। यूजुअली तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके टेरिटरी से गुजरता है। वो देखती है कि मंकी की कुछ
कुछ उंगलियां भी गायब है और शायद ओफी के मॉन्स्टर के साथ फाइट में वो चोट खा चुका है। वीरा अपनी आंख से उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब मंकी नहीं घबराता तो वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। नानाओ उसे रोकती है और खुद नानाओ मंकी के पास जाती है। वहाँ जाकर वो अपना वेपन गिरा देती है और कामली कहती है कि देखो महाराज, हमें आगे बढ़ना है लेकिन हम वायलेंस से नहीं गुजरना चाहते। कुछ सेकंड के बाद मंकी वापस अपनी गुफा में जाकर सो जाता है। ओलिवर और उसकी टीम मेज में आगे बढ़ रहे होते हैं जब नानाओ बताती है कि कुछ मैजिकल बेस्ड इंसान की स्मेल और एनर्जी से ही समझ सकते हैं कि ये सामने वाला इंसान खतरे वाला है या फिर नहीं। इसी दौरान स्टेसी अपनी बड़ी बहन लायनेट, जो कि 4th ईयर स्टूडेंट है, उसके साथ फे को ढूंढने निकलती है। दूसरी तरफ ओलिवर की टीम आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन उनका रास्ता एक जायंट मेंटिस रोक लेता है जो पहले से ही एक मंकी को मार चुका होता है। वीरा सबको कहती है कि मेंटिस पर अटैक करो। ओलिवर, मिशेला और नानाओ मिलकर लड़ते हैं। ओलिवर और मिशेला फायर और आइस का मैजिक यूज करके मेंटिस के आर्मर को कमजोर करते हैं। नानाओ उसका एक पैर काट देती है, लेकिन मेंटिस रीजनरेट कर लेता है। ओलिवर उस पर टोनी डिस्पेल का यूज करता है और मेंटिस के ऊपर गाय के बीच का ट्रैप लगाता है। जब मेंटिस उस पर अटैक करता है तो ओलिवर ऑलरेडी रेडी होता है और वीरा की मदद से उसे हरा देता है। आगे चलकर ग्रुप और भी कई सारे मैजिकल क्रिएचर से लड़ता है और रात एक केव में गुजारता है। वीरा ओलिवर से पूछती है कि वो पेटे के लिए अपनी जान रिस्क पे क्यों डाल रहा है, जबकि वो उसे ज्यादा टाइम से जानता भी नहीं। ओलिवर बताता है कि एंट्रेंस सेरेमनी में उन्होंने केटी को मिलकर बचाया था और तब से वो सब एक टीम बन गए थे। पेटे तो नॉन मैजिकल फैमिली से था, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए रुक गया और पेटे की यही बात हम सबको उसका सबसे अच्छा दोस्त बनाती है, जिसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वीरा को यहाँ पर लगता है कि ओलिवर में कोई राज तो छुपा हुआ है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं है, कोई खास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी बैटल में सबसे आगे है। उसे लगता है कि ओलिवर के पास्ट में कुछ तो सीरियस हुआ है, लेकिन फिलहाल वो उससे पूछती नहीं है। तब तक सारे लोग 3rd फ्लोर के करीब पहुंच जाते हैं, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। उसी वक्त दूसरी जगह जोसेफ आंख खोलता है और देखता है कि वो ओफी की वर्कशॉप में है। उसे लगता है कि वो बेहोशी में लड़की बन गया होगा, इसीलिए परफ्यूम उस पर काम नहीं कर रहा। वो पेटे से कहता है कि चुप रहे, वरना अगर ओफी को पता चला कि वो रिवर्स है तो वो उसे मार देगी। तभी पेटे की हेल्प करने के लिए जोसेफ अपने पेट में से 3 मैजिकल ऑर्ब निकालता है, एक एक्सप्लोजिव, एक स्मोक और एक डिस्ट्रेस ऑर्ब। वो ये पेटे को देता है ताकि वो सही वक्त पर यूज करके भाग सके और दूसरों को सिग्नल भेज सके। जोसेफ कहता है कि अब वो अपनी जिंदगी पेटे के भरोसे छोड़ रहा है। उसका सिर्फ इतना कहना है कि सही वक्त का इंतजार करे जब ओफी अपना वर्कशॉप छोड़ दे। सीन शिफ्ट होता है केटी के ऊपर, जो गाय से ये बात कर रही होती है कि ओलिवर और उसका ग्रुप मैच के अंदर 3 दिन से हैं। गाय को उनकी चिंता होने लगती है, लेकिन केटी का मानना है कि सब लोग ठीक होंगे और वो लोग पेटे को जल्दी ही बचा लेंगे। फिलहाल वो लोग तो बस उनके लिए अभी क्लास नोट्स लिख सकते हैं। गाय को यहाँ पर डर था कि ओलिवर का सामना ओफी और उसके परफ्यूम से होगा, लेकिन केटी को भरोसा है कि ओलिवर जरूर जीतेगा। दूसरी तरफ ओलिवर का ग्रुप अब ओफी के नजदीक पहुंच चुका है। उसका परफ्यूम ओलिवर पर असर कर रहा है, इसीलिए वो नानाओ को दूर रहने को कहता है। वीरा बताती है कि ओफी का परफ्यूम लड़कों को एक्साइट कर देता है। वीरा ओलिवर को परफ्यूम का असर कम करने के लिए दवा लेने के लिए कहती है। फिर वो सब लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं और नाव से आगे जाने का प्लान बनाते हैं। ओलिवर टेरेसा को वापस जाने को कहता है क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। नाव पर जाने से पहले वीरा उन्हें लेक वॉकिंग मैजिक सिखाना चाहती है, जो कि 1st ईयर स्टूडेंट के लिए सीखना थोड़ा मुश्किल है। ओलिवर ट्राई करता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ भी तो पानी पर चलती थी। ये याद आते ही वो मैजिक सीख जाता है और फिर नाना और मिशेला को भी पानी पर चलने में मदद करता है। तभी लाइनेट और एक और लड़की स्काई फिश से बचने के लिए धूप यूज करती है और ब्रूम से नदी क्रॉस करते हैं। उस वक्त वीरा देखती है कि लेक में कुछ ज्यादा क्रिएचर्स नहीं है। तभी साइरस रिवर मोरे आता है और एक स्केलेटन स्नेक को समन करता है। वीरा साइरस को बताती है
कि उनका दोस्त ओफी के पास कैद है और वो उसे बचाने जा रहे हैं। साइरस कहता है कि ओफी उन सबको मार देगी, इसीलिए वो खुद उन्हें पहले मारना चाहता है। लेकिन मिशेला प्रपोज करती है कि वो साइरस को ओफी का रिसर्च दे देंगे, बस उन्हें अपने दोस्त को बचाने दिया जाए। साइरस कहता है कि उसका मोटिव कुछ और है, वो यहाँ ओफी के फाइनल मोमेंट्स में शामिल होने आया है। वीरा तुरंत मौका पकड़ लेती है और एक स्क्विड मॉन्स्टर को साइरस के स्केलेटन स्नेक पर अटैक करने के लिए ल्यूर करती है। ग्रुप वहाँ से नाव में निकल जाता है जब मॉन्स्टर साइरस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ कार्लोस याद करता है कि ओफी और एल्विन कैसे मिले थे। ओफी के परफ्यूम से एल्विन को कंट्रोल करने का डर था, लेकिन उसने परफ्यूम के असर से बचने के लिए सेल्फ पेन स्पेल यूज किया, जिसमें उसे लगता था जैसे उसके लेग्स के बीच में लात मारी गई हो। एल्विन ने 2 महीने तक हर बार ये स्पेल यूज किया ताकि वो ओफी के लिए जेन्युइन फील कर सके, ना कि परफ्यूम के इन्फ्लुएंस की वजह से। वो ओफी को लेडी इंगवे और टीम लिंटन से मिलवाता है। ये लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो स्कूल में तकलीफ में हैं। एल्विन ओफी से पूछता है कि क्या वो उनकी मदद करेगी, तो ओफी कहती है कि वो बेसिक हीलिंग मैजिक और सिंपल पोशन बना सकती है। जब एल्विन अपने एनर्जी कंट्रोल में फेलियर दिखाता है तो ओफी उसका बर्न वाउंड को हील करती है और प्रॉमिस करती है कि जब भी जरूरत हो वो उसके साथ होगी। एल्विन को यहाँ पर गिल्टी फील होता है कि शायद उसने ओफी को डिसअपॉइंट किया। ग्रुप फेमस होने लगता है और नए स्टूडेंट्स उनमें शामिल होना चाहते हैं। एक दिन कुछ स्टूडेंट ओफी से पूछते हैं कि वो एल्विन की राइट हैंड जैसी क्यों बन गई है। उनका मानना है कि शायद ओफी ने एल्विन को परफ्यूम से कंट्रोल किया हो और उन्हें यकीन नहीं होता कि ओफी सच में हेल्प कर रही है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं जो बेटर हीलिंग मैजिक यूज कर सकते हैं। ओफी हैरान होती कि अगर वो स्ट्रोंग होती तो क्या लोग उसके साथ बेटर बिहेव करते, और जब लोग इस बात को इनडायरेक्टली कंफर्म करते हैं तो वो एक मॉन्स्टर समन करके उन पर अटैक कर देती है। उस दिन के बाद से तो ओफी ने अपने परफ्यूम को ओपनली यूज करना शुरू कर दिया। टीम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से में पूछता है, तुम क्या एल्विन को सीड्यूस करना चाहती हो? ओफी सीधा मना कर देती है और टीम और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी ओफी सीधा टीम पर अटैक कर देती है। लेटर फिर एल्विन को इंजर्ड टीम मिलता है और वो ओफी की तरह साइलेंटली देखता है। ओफी जो अपने बेस में थी गिल्टी फील करके वर्कशॉप से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त पेटे मौका देखकर क्वाइटली एस्केप करने लगता है। वो अपनी छोटी सी सेल से निकलता है, मॉन्स्टर के बीच से क्वाइटली गुजरता है और अपनी ब्लेड वापस लेता है और एक डिस्ट्रेस ऑर्ब थ्रो कर देता है। प्रे करता है कि उसे कोई देख ले और हेल्प कर दे। जो लोग ओफी की तलाश में निकले थे उन्हें पेटे का सिग्नल मिलता है और सब उसकी तरफ रश करते हैं, लेकिन तब तक पेटे गिर जाता है और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। उसके दिल में बस एक ही थॉट होता है, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मैं अपने दोस्तों से दोबारा मिलना चाहता हूँ। तभी ओलिवर और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खुशी होती है कि पेटे अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी ओफी वापस आ जाती है और तब उसे ये एहसास होता है कि पेटे एक रिवर्स है। वीरा एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि वो लोग सिर्फ पेटे को रेस्क्यू करने आए थे, ओफी की उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक रिवर्स है। वीरा डाउट करती है, क्या ओफी हमें यहाँ से जाने देगी और अपना मिशन जारी रखेगी? ओफी काम वॉइस में बताती है कि वो ऑलरेडी सेल्वेटोरी मैजिक के टॉप पर पहुंच चुकी है और बस एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रही थी। जैसे वो चांटिंग करना शुरू करती है, वीरा सबको बोलती है, रोको उसे। ओलिवर और सब लोग ट्राई करते हैं, पर ओफी का मॉन्स्टर उसका प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, वो उसे रोक नहीं पाते हैं। फिर ओफी एक ग्रैंड एरिया बनाती है, एक डोम जैसा जादू जो बेसिकली एक अलग दुनिया है जहाँ सिर्फ उसके रूल्स चलेंगे। वीरा शौक होती है और कहती है, बहुत ही कम मैजिशियंस ऐसा कर पाते हैं और ओफी ने तो इतनी छोटी उम्र में सेल्वेटोरी मैजिक का मास्टरी हासिल कर लिया है। तभी स्टेसी और लाइनेट भी आ जाती है और मिशेला रियलाइज करती है कि अब वो लोग सब उस डोम में ट्रैप हो गए हैं। वीरा बताती है कि ओफी ने परफेक्ट लाइफ फॉर्म बनाने का प्लान छोड़ दिया है और अब वो इन्फिनिट मैजिकल क्रिएचर बनाना चाहती है। उनके पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो ओफी वॉलंटरली अपना मैजिक हटा ले या वो मर जाए। वीरा और मिशेला ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ओलिवर और
बाकी लोग उनकी प्रोटेक्शन के लिए बैरियर बनाते हैं। वीरा यहाँ पर ओफी को प्रोवोक करती है, तेरा पहला प्यार विन कभी तेरा था ही नहीं और तू बस अपने पास्ट के लिए रोती रहती है। यह सुनकर तो ओफी को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ओफी पर अटैक होता है लेकिन वो वीरा को पकड़ लेती है। वीरा उसे आग से स्टोन बनाने की कोशिश करती है, पेट्रोफिशिया था, पर ये काम नहीं करता है। वीरा ओफी का मजाक उड़ाती है जिससे वो और गुस्से में आ जाती है और उसे ट्विस्ट करना, टॉर्चर करना शुरू कर देती है। एंड में ओफी वीरा को हरा देती है और उसे जमीन पर पटक देती है। ओलिवर और टीम अपना प्लान चेंज करते हैं और नानाओ को ओफी पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। सब फ्लाई करते हैं और मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। ओलिवर फाइट करते हुए गिर जाता है लेकिन नानाओ ओफी के करीब पहुंच जाती है। जैसे वो उस पर अटैक करने जाती है, नानाओ को उसके अंदर एक रोती हुई बच्ची की इमेज दिखती है, जैसे कि अंदर ही अंदर ओफी रो रही हो। ये देखकर नानाओ अटैक नहीं कर पाती है और नानाओ रुक जाती है। मैं अटैक नहीं कर सकती, वो बोलती है। वो सिर्फ एक रोती हुई बच्ची है, मैं उस पर तलवार नहीं उठा सकती। मिशेला पेटे से माफी मांगती है, सॉरी मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई। लेकिन पेटे उसकी तरफ बढ़ता है, स्वॉर्ड निकालता है और उसके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देखकर इधर ओफी हैरान होती है, आखिरी बार मुझे कब किसी ने ऐसे पकड़ा था या मेरे दिल की बात सुनी थी। उसे रिग्रेट होता है, मैं क्या हो गई हूँ, उसकी वजह से मुझे अकेला रहना पड़ता है। तभी एक गाना बजता है और ग्रैंड एरिया की वॉल्स टूटने लगती है। कार्लोस और एल्विन एंट्री मारते हैं। कार्लोस माफी मांगता है, सॉरी मैं लेट हो गया, हम तुम्हारे लिए आए हैं ओफी। ओफी कहती है, मेरे पास मत आओ, लेकिन कार्लोस इग्नोर करके उसके करीब जाती है। कार्लोस अपनी गर्दन का टैटू हटाकर गाना शुरू करती है। उसकी मेलोडी से एरिया की वॉल्स क्रम्बल होने लगती है। एल्विन ओलिवर को बताता है कि कार्लोस और ओफी की फैमिलीज में एक पैक्ट था, अगर ओफी मैजिक में खो जाए तो कार्लोस उसके साथ जाएगी ताकि वो खुद को डिस्ट्रॉय ना कर दे। ओलिवर रियलाइज करता है कि कार्लोस एक कैस्ट्रो है। एल्विन एक्सप्लेन करता है कि उसकी वॉइस सिर्फ मेल गोनाड्स हटा के ही मिल सकती है और कार्लोस ने बचपन में ही ये किया था, इसीलिए तो उसमें सेक्सुअल मैजिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी है। कार्लोस ओफी को हक करती है और कहती है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। ओफी भी उसे हक करती है लेकिन कह देती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और फिर एक स्माइल के साथ दोनों ही वेनिश होने लगते हैं। फिर एल्विन कार्लोस को गुड बाय बोलता है। कार्लोस और ओफी ग्रैंड एरिया के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं। बाद में ग्वेन और शेनोन आते हैं और ओलिवर को वापस स्कूल ले जाते हैं। केटी और गाय पेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और स्वॉर्ड रोज का सिंबल बनाते हैं। ओफी के साथ जो हुआ वो स्कूल के लिए एक नॉर्मल बात है, इसीलिए लोग उस टॉपिक को क्विकली भूल भी जाते हैं और अपने रेगुलर स्कूल लाइफ में वापस चले जाते हैं। ओलिवर रिफ्लेक्ट करता है कि ओफी की मौत तो बाकी मैजिशियंस के कंपैरिजन में ज्यादा शांति वाली थी। हॉलवे में वो टीचर्स को देखकर सोचता है कि मेरा एंड कैसे होगा, और अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत है उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी नानाओ इधर बोलती है, मुझे भूख लगी है, और सब लोग डाइनिंग हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।